नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित होंगी प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान। ये अनुराग ठाकुर ने एक्स पर की घोषणा, यह सम्मान पाने वाली 8वीं महिला। और दादा साहब फाल्के के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिनका नाम वास्तविक नाम क्या था, धुंडीराज गोविंद फाल्के, और जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से आप लोग जानते थे। और इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में हुआ था और इनकी डेथ 16 फरवरी 1944 में हुई थी। और आप देखते हैं कि इन्हें भारतीय सिनेमा के जनक के नाम से जानते हैं और उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इन्हीं के नाम पर आप देखते हैं कि ये पुरस्कार दिया जाता है। कब शुरू हुआ था ये पुरस्कार? ये पुरस्कार हुआ था, आप देखते हैं कि 1969 में शुरू हुआ था। और वहीदा खान के बारे में अगर हम लोग बात करें, वहीदा रहमान की, तो एक भारतीय अभिनेत्री है, हिंदी सिनेमा की सबसे निपुण अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली। उनकी प्रशंसा में एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 3 फिल्म पुरस्कार भी शामिल हैं। और आप देखते हैं कि 1972 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री भी दिया गया था, 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2023 में आप देखते हैं उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 90 से अधिक फिल्मों में काम किया है इन्होंने। और इनका जन्म आप देख 3 फरवरी 1938 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोलना सरकार की नीति, मोदी साहब कह रहे हैं। रोजगार मेले में बोले पीएम, नई संसद में हुई देश के नए भविष्य की शुरुआत, वर्चुअली बांटे 51,000 नियुक्ति पत्र, 6 लाख पहुंचा नौकरी का आंकड़ा। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी हुई है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं। और आप देखते हैं कि इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल, ईडी की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1 मई 1956 में हुई थी, याद रखिएगा। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, 1 मई 1956 में हुई थी। और आप देखते हैं कि ईडी की टीम ने राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के कई ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी की है। और दिल्ली से आई टीम ने जयपुर, कोटपुतली व बहरोड में यादव और उसके स्वजन के ठिकानों पर करीब 10 घंटे तक आप देखिए कार्रवाई की है इसमें। और राजस्थान देखना चाहें तो देखिए, राजस्थान है, ये हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखते हैं कि ये राजस्थान देखने को मिलेगा। जयपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। कश्मीर में आतंकी नेटवर्क ध्वस्त, 2 महिला समेत 13 गिरफ्तार हुए। 370 हटने के पहले की बात कर लीजिए या बाद की बात कर लीजिए, आप देखते हैं कि यहाँ शांति फैलाने की असंभव कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की जाती है। अब तो आप देखते हैं 370-35 से हटने के बाद 2 भाग में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली की तरह आपको जम्मू कश्मीर में विधानसभा देखने को मिलेगी। एक कार सवार पगड़ीधारी 2 लोगों ने की थी निज्जर की हत्या। कनाडा पुलिस को मिला निज्जर की मौत के समय का 90 सेकंड का वीडियो। घटना के समय पिकअप ट्रक से जा रहा था खालिस्तानी आतंकी निज्जर। और आप देखते हैं कि आरोप भारत पर लगाए जा रहे हैं कि भारत इसमें शामिल है, उसी की बात हुई। राजनीतिक सुविधा देकर आतंकवाद व अतिवाद पर रोक तय नहीं हो, जयशंकर हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच से कनाडा को विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया कड़ा संदेश। ट्रूडो सरकार को इशारों में किया आगाह, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। कहा जब अब कुछ देश नहीं चला सकते हैं एजेंडा, क्षेत्रीय अखंडता का होना चाहिए सम्मान। वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद और उसके नेतृत्व क्षमता को सामने लाने पर हो रहा है फोकस। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिल्ली के सीएम आवास नवीनीकरण में अनियमितताओं की जांच करेगी सीबीआई। केंद्रीय जांच एजेंसी ने की पी दर्ज, मांगे संबंधित दस्तावेज। पीडब्ल्यूडी से 3 अक्टूबर तक सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। देखिए, अगर सीबीआई की बात करें तो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा है ना, माफ करिए, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और आप देखते हैं कि दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं।
राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने में मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इन्हीं के बंगले पर जो आप देखते हैं कि नवीकरणीय हुआ है, नवीनीकरण, उसी की बात हो रही है। एशियन गेम्स में घुड़सवारी टीम ने रचा इतिहास, 41 वर्ष बाद जीता स्वर्ण पदक। घुड़सवारी जैसे टीम स्पर्धा में सुदीप्ति, दिव्य कीर्ति, विपुल और अनुस अनुस ने दिलाया सोना। सेलिंग में 17 वर्षीय नेहा ठाकुर ने जीता रजत पदक और इवाद अली को कांस्य। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सिंगापुर को 16-1 से रौंद कर दर्ज की दूसरी जीत। मुक्केबाजी में सचिन सिवाज और नरेंद्र वीरवाल भी अगले दौर में पहुंचे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि चाइना में 19वें एशियन गेम्स हो रहे हैं, और आप देखिए एशियाड के नाम से भी जानते हैं। 1951 में भारत में हुए थे, ये भी पहली बार याद रखिएगा। कहाँ हुए थे? भारत में हुए थे। और इनसे कई बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस इनसे भी पूछ लेता है, तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। और आप देखते हैं कि हर 4 साल में होते हैं, ये तो आप सभी को मालूम होगा। और देखिए 2026 में कहाँ होना है? जापान में होना है। कहाँ होना है? जापान में होना है, ये आप लोग याद रखिएगा जरूर। और 2018 में आप देखते कहाँ हुए थे? ये कहाँ हुए थे? इंडोनेशिया में हुए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में पहली बार बनाई गई ड्रोन से लॉन्च होने वाली मिसाइल और 20 लाख रुपए की लागत। विदेश में इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक। 10 किलो की मिसाइल ड्रोन से 2 किलोमीटर दूर तक साध सकती है निशाना। और हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर लगी प्रदर्शनी में इस मिसाइल को किया गया प्रदर्शित। ड्रोन से फेंके जाने वाले बम भी बनाए गए हैं। आयात के बजाय होगा निर्यात। तो आप देखते हैं अच्छी बात रहती है, अगर हम लोग निर्यातक बनते हैं ना तो खुशी की बात रहेगी। निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी ही खबरें हैं। शिक्षकों की भर्ती के लिए बनाए एक समान और सुसंगत पात्रता नियम, एक हाईकोर्ट कह रहा है। टीजीटी हिंदी पद के लिए योग्य घोषित करने की मांग को खारिज करने की कैट के निर्णय को दी थी चुनौती। स्नातक में सभी 3 वर्षों में हिंदी विषय में अध्ययन नहीं करने के आधार पर आप देखिए खारिज कर दी गई थी उम्मीदवारी, उसी की बात हो रही है। भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए किए किए कई काम, मोदी जी कर रहे हैं। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट, छात्रों से पूछा देश का माल चोरी करने वाले कहाँ होने चाहिए, जवाब मिला जेल में। आप देखते हैं, देखिए G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। आप देखते हैं कि भारत ने अभी हाल ही में अध्यक्षता भी की हुई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना अगर बात करें तो 26 सितंबर 1999 में हुई थी। पहला इसका शिखर सम्मेलन अध्यक्ष शासन अध्यक्षों का 2008 में हुआ था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। अब 21 सदस्य हो चुके हैं इसमें। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी संघ भी शामिल हो गया है। यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल हो गया है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय भाषाओं के बीच जुड़ाव से नई पीढ़ी की को कराया जाएगा परिचित। और हिंद प्रशांत की सुरक्षा चुनौतियों से मिलकर निपटना होगा, भारत कह रहा है। आप देखिए हिंद प्रशांत देशों के सेना प्रमुखों के सम्मेलन में बोले हमारे रक्षा मंत्री साहब। और नई दिल्ली में आप देखिए 13वें हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों के सम्मेलन में विभिन्न देशों के सेना प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान व थल सेना प्रमुख मनोज पांडे आप लोग देख रहे हैं। भारत में टीबी की दवाओं में कोई कमी नहीं है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है। किसकी? क्षय रोग की बात हो रही है, टीबी।
अगर हम लोग टीबी की बात करें तो ये एक संक्रामक रोग है जो आमतौर पर माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। और क्षय रोग आमतौर पर आप देखिए फेफड़ों को प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत के गुलाम जम्मू कश्मीर दौरे का गारसेटी ने किया बचाव। कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने G20 की बैठकों के दौरान जम्मू कश्मीर का भी किया था दौरा और G20 के आयोजन के जरिए भारत ने किया वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन। ये आप देखते शाह का सुझाव, हमारे होम मिनिस्टर साहब का सुझाव, जल नदी जल विवाद पर वर्किंग ग्रुप बनाए और उत्तर क्षेत्रीय परिषद बैठक हुई है। यहाँ कहा कि यह ग्रुप वर्षों से फंसे मुद्दों का समाधान खोजकर इस पर सुझाव दे। लगभग 30 एजेंडे पेश और ज़्यादातर विवादित होने से समाधान नहीं हो पा रहा है इनका। और आप देखिए 91 साल के हुए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, मोदी ने फोन कर दी बधाई। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है, 2 बार प्रधानमंत्री रहे। कॉलेजियम की 70 लंबित सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई निराशा और एजी वेंकट रमणी ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान निकालने का करें प्रयास। जस्टिस कौल ने कहा कि आज मैं चुप हूं लेकिन अगली बार चुप नहीं। और कॉलेजियम व्यवस्था आप देखते हैं कि जजों की नियुक्ति की जो बात होती है ना, उसी की बात हो रही है। अब आप देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं इसी साल। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को, जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्हें भी विधानसभा का चुनाव लड़वा रही है। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और देखिए एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो लोकसभा और राज्यसभा सदस्य है या विधानसभा विधान परिषद सदस्य है, इनमें से एक का ही सदस्य रह सकता है। अगर मान लीजिए लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीत जाता है वो, तो उसे एक सीट अपने पास रखनी होगी कोई भी, ठीक है। और चुनाव आयोग की बात करें, क्योंकि ये सभी चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कनाडा के नरम रुख से खालिस्तानी आतंकियों व समर्थकों के हौसले बुलंद। ये आप सभी को बता चुका हूं, भारत कनाडा के संबंधों के बारे में बात कर चुका हूं। एक बार हम लोग खालिस्तान आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेंगे। उस सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई ना, उसी में सभी क्लासें डली हुई हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री बोले कनाडा आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह है। श्रीलंका अगर आप लोग देखें तो ये श्रीलंका है। यहाँ पाक जल नमरू मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगी भारत और श्रीलंका के बीच। राखी की धुंधली तस्वीर से महोगनी को अपनों की तलाश है। और जैविक माता पिता की तलाश में आई अमेरिका की युवती अनाथालय से 2002 में एक महिला ने लिया था इन्हें गोद। और गोद लेने वाली महिला ने भी नहीं दिया साथ इनका। मानहानि मामले में कार्रवाई पर राहुल गांधी की याचिका से उठे कानूनी प्रश्न। याचिका में शामिल कानूनी मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मांगी राय। ये आप देखिए कि मानहानि का मतलब होता है किसी पर आप लोग कोई झूठी टिप्पणी कर रहे हैं जिससे आप देखते हैं कि उसके मान में कमी आ रही है, तो वो आप पर मानहानि का मामला दर्ज करवा सकता है। आप जानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टली। ये बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मामले की सुनवाई की बात हो रही है। कहते हैं कि यहां से भगवान के मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। किसने जन्म स्थान मामले में 3 सुनवाई होगी अगले माह। ये आप देखिए किसने मथुरा में किसने जन्मभूमि को लेकर भी विवाद बना हुआ है। वहां ईदगाह जो मस्जिद है, कहते हैं कि वो भी श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बनाई गई है। फेक न्यूज के खिलाफ नए आईटी नियम अधिकारियों को दे देते हैं असीमित शक्ति।
अदालत ने कहा है कि नियमों के लिए कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए। फैक्ट चेकर की जांच कौन करेगा? स्वतंत्र अभिव्यक्ति या सरकार की आलोचना पर अंकुश के लिए नहीं है नए नियम, सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं ये। जोशीमठ में जल स्रोतों के पास लगेगा निर्माण पर प्रतिबंध। और केंद्रीय भूजल बोर्ड की जांच रिपोर्ट में की गई संस्तुति, अनियोजित निर्माण से गड़बड़ा रही है जल स्रोतों की निरंतरता और जल स्रोतों की जमीन के भीतर मार्ग बदलने की को भूजल बोर्ड के विज्ञानियों ने माना भूधसाव में तेजी का कारण। जो दरारें आ रही हैं आप देखते हैं कि जोशीमठ में, तो वही पर्यावरण हमसे बदला ले रही है। हम लोग बहुत वहां अवैध निर्माण किए। रंग ला रही है नवाचार और विकास से पर्यटन को नया रूप देने की पहल। किसी देश की आर्थिकी में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है आप देखते हैं पर्यटन क्षेत्र। और स्विट्जरलैंड इसका सटीक उदाहरण है। भारत में भी पर्यटन क्षेत्र असीम संभावना है। बीते कुछ समय से इसके विस्तार के लिए सरकार के साथ निजी स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष आप देखिए पर्यटन दिवस की थीम टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट है, तो उसी की अतिथियों को आकर्षित कर रहा है उत्तर प्रदेश का विंटेज विलेज। और नक्सलियों के पांव उखड़े तो बनने लगी पर्यटन की जमीन। अब आप देखिए पर्यटक आते हैं तो सुरक्षा भी तो चाहेंगे, ये भी याद रखिएगा। ये हिंद महासागर क्षेत्र पर नजर रख रहे हैं भारतीय प्रेडेटर ड्रोन। नौसेना के 2 ड्रोनों ने 13,000 घंटों से अधिक की उड़ान भरी है और 15 नए ड्रोन हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों बमों से लैस हैं। अब आप देखिए पड़ोसी हमारे श्रीलंका हो कि पड़ोसी आप देखते हैं कि क्या चाइना हो, पाकिस्तान हो, लगभग सभी आप देखिए महान है, इसलिए हमें सुरक्षा की जरूरत भी पड़ती है। कब कौन क्या करने लगे। विश्व भारती ने बंगाल सरकार से वापस मांगी शांति निकेतन की सड़क। यूनेस्को से मिले विश्व विरासत स्थल के दर्ज का दिया हवाला। कुलपति विद्युत चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखा पत्र। अभी आपने देखा है कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में भी शामिल किया गया शांति निकेतन को। और यूनेस्को की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दिल्ली जाने और रहने की अनुमति दी है। ये आप देखते हैं कि जो आप देखिए लखीमपुर खीरी हिंसा हुई थी ना, जिसमें आप देखिए किसानों को कुचल दिया गया था गाड़ी से। मंत्री के बेटे हैं ये, उन्हीं की बात हो रही है। ये है आपका संपादकीय पाठ और ये आप लोगों को पढ़ना है। और आप देखें ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी मिलती है, आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं वहां उसके लिए पॉइंट मिलते हैं, निबंध लिखते हैं उसके लिए पॉइंट मिलते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं एडिटोरियल। दोहरे रवैये का परिचय देता अमेरिका। तो वामपंथी झुकाव वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाने जाने के समय यही समझा गया कि ट्रूडो ऐसा अपनी खराब होती राजनीतिक स्थिति को संभालने के लिए कर रहे हैं। तमाम सर्वेक्षणों की माने तो कनाडाई जनता में उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है। चूंकि उनकी सरकार खालिस्तानी तत्वों के वर्चस्व वाली एनडीपी पर निर्भर है, तो इस लिहाज से भी यह स्वाभाविक लगा। हालांकि जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि केवल यही पहलू ट्रूडो के बेतुके आरोपों का एकमात्र कारण नहीं है। दरअसल ट्रूडो पश्चिमी राजनीति के उसी वामपंथी उदारवादी खेमे से आते हैं जिससे आप देखिए अमेरिका में शासन कर रही डेमोक्रेटिक पार्टी और राष्ट्रपति बाइडेन आते हैं। ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाते हुए फाइव आइज गुट के देशों में से एक के साथ भी निज्जर की हत्या को लेकर खुफिया जानकारी साझा करने की बात कही है। ऐसे में भारत में कयास लगाए जाने लगे कि पता नहीं यह कौन सा देश होगा। इस बीच अमेरिका मीडिया ने ऐसी रिपोर्ट आने लगी कि ट्रूडो ने G20 सम्मेलन से पहले ही अमेरिका और दूसरे फाइव आइज देशों से भारत के विरुद्ध एक साझा बयान जारी करने को कहा था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने भारत से संबंध बिगड़ने के डर से ऐसा करने से मना कर दिया था। एक अमेरिकी अखबार की इस संबंध में आई रिपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आधिकारिक प्रवक्ता इतनी व्यग्र हो गई कि उन्होंने कनाडा के आरोपों को चिंताजनक बताया। फिर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि चाहे वह कोई भी देश हो, किसी को भी ऐसी कार्रवाई की छूट नहीं है और उनका इशारा भारत की ओर था।
और आप देखते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भी कहा है कि यदि कनाडा के आरोप सही हैं तो निज्जर की हत्या अंतर्राष्ट्रीय दमन की श्रेणी में आएगी। इसका अर्थ हुआ कि अमेरिका खालिस्तानी तत्वों को आतंकी नहीं बल्कि अधिकारों के लिए लड़ रहे राजनीतिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तरह देखता है जिनका दमन किया जा रहा है। इस हिसाब से तो अमेरिका द्वारा लादेन, जवाहिरी, बगदादी और ईरानी जनरल सुलेमानी की दूसरे देशों में हत्या भी दमन की श्रेणी में आनी चाहिए। कनाडा में अमेरिका के राजदूत ने भी कहा कि ट्रूडो के आरोप साझा की गई खुफिया जानकारी पर आधारित हैं, यानी अमेरिका ट्रूडो के आरोपों से सहमत है। बहरहाल अमेरिकी नेताओं अधिकारियों ने यह रहस्य तो सुलझा ही दिया है कि फाइव आइज देशों में वह कौन है जिसके इशारे पर आप देखिए कि कनाडा ने भारत के विरुद्ध मोर्चा खोला है। फाइव आइज समूह में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं। ये देश खुफिया जानकारी साझा करते हैं। अमेरिका और उसके पश्चिमी मित्र देशों को यह अनुमान था कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन भव्य और ऐतिहासिक होने जा रहा है। ऐसा ही हुआ और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत साझा सहमति वाला बयान भी जारी कराने में सफल रहा है, जिससे यूक्रेन मुद्दे को कोई विशेष महत्व न देते हुए प्रस्ताव के आखिरी बिंदुओं में रूस का नाम भी नहीं लिया गया है। पश्चिमी देशों को रास न आने वाली दूसरी घटना यह हुई कि भारत के अध्यक्षीय आग्रह को मानते हुए अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता देनी पड़ी है, जिससे अफ्रीका में भारत के लिए ऐसे समय सहानुभूति का संचार हुआ जब वहां पश्चिमी साम्राज्यवाद के हित साधने वाली कठपुतली सरकारों के एक के बाद एक तख्ता पलट हो रहे हैं। लगता है कि ये दोनों ही बातें पश्चिमी देशों को पसंद नहीं आई। इसलिए संभव है कि अमेरिकी इशारे पर कनाडाई प्रधानमंत्री ने भारत को असहज और लज्जित करने के लिए तमाशा शुरू किया। बीते दिनों अमेरिकी मीडिया में यह भी सामने आया कि अमेरिकी सरकार ने इमरान खान को अपदस्थ किए जाने के बाद अस्थिरता वाले दौर में पाकिस्तानी फौज की सहायता करते हुए न सिर्फ पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक पैकेज दिलवाया बल्कि पाकिस्तान के जरिए यूक्रेन को हथियार भी मुहैया कराए। यह दर्शाता है कि भारत को काबू में रखने के लिए पाकिस्तान को ऑक्सीजन देते रहने का दशकों पुरानी पश्चिमी देशों की नीति अभी भी पूरी तरह से नहीं बदली है। इसका एक और उदाहरण राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA द्वारा विदेशों में छपे खालिस्तानी आतंकियों और ड्रग्स माफियाओं की सूची की बात हो रही है। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हुई है, IMF की, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को रोकने और उनसे उभरने में सहायता करना। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। IMF के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की जाती है तो उनका उपयोग आप लोग आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, निबंध में लिख सकते हैं, आपका निबंध प्रभाव भी होगा। इस सूची में से 11 अमेरिका में रह रहे हैं और जबकि कनाडा में 8 और पाकिस्तान में आप देखते हैं कि एक आतंकी छिपा है। गत मार्च में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय काउंसिल लैंड पर हमले के 10 आरोपियों में से एक को भी अमेरिका सुरक्षा एजेंसी ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। भारत के विरुद्ध आग उगलने वाले और खालिस्तान को लेकर जनमत संग्रह करा रहा गुरपतवंत सिंह पन्नू भी लगातार अमेरिका और कनाडा के बीच सफर करता रहता है। यह स्थिति तब है जब चीन के महाशक्ति बनने से उभरते खतरे से निपटने के लिए स्वयं अमेरिकी रणनीतिकारों के अनुसार भारत वह धुरी है जिसके बिना अमेरिका चीन से नहीं निपट सकता है। और तब खालिस्तानी जैसे मुद्दों पर आतंकी तत्वों को प्रेशर दे रहे कनाडा के साथ अमेरिका का खड़ा होना भारत को अपनी अमेरिकी नीति को लेकर पुनर्विचार के लिए विवश कर सकता है। यह ठीक है, चीन से निपटने और आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ने के लिए भारत को पश्चिम की सहायता चाहिए, लेकिन पश्चिम को भी भारत की उतनी ही आवश्यकता है। सैन्य और खुफिया मोर्चों का सहयोग के लिए की आवश्यकता होती है, जो पश्चिम अभी दिखा रहा है। यह अमेरिका वास्तव में भारत का साथ चाहता है तो उसे पाकिस्तान और खालिस्तानों पर दोहरी चाल चलना बंद करना होगा, अन्यथा भारत के सामरिक गलियारों में यह संदेश जाएगा कि अमेरिका चीन के उभार को रोकने की बात को खुलकर करता है, परंतु दबे छुपे तरीके से भारत के उभार को भी सीमित ही रखना चाहता है। लेकिन काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक है, इनका नाम है दिव्य कुमार सोती, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये आप देखिए अमेरिका एक मतलबी दोस्त है। आप देखिए पहले चाइना और पाकिस्तान की तरफ इसका झुकाव हुआ करता था, अब आप देखिए चाइना को रोकने के लिए भारत की जरूरी है तो भारत की तरफ झुकाव है इसका। राजनीति के साथ समाज भी बदले, वक्त कैसे बदलता है इसका ताजा उदाहरण संसद के दोनों सदनों में से महिला आरक्षण विधेयक पारित होना है। इस विधेयक को उन अनेक दलों ने भी अपना समर्थन दिया है जो पहले उसका विरोध के
कि किसी भी सीमा तक जाने और यहाँ तक कि विधेयक की पीठी फाड़ने और धक्का मुक्की करने के लिए भी तैयार रहते थे। ऐसे मांग तो कि इस विधेयक को शीघ्र लागू किया जाए और उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी महिलाओं को भी शामिल किया जाए, लेकिन इसका विरोध करने का साहस नहीं जुटा सके। ऐसे दलों में कांग्रेस भी शामिल है, जिसने मंडल आयोग की रपट लागू होने का विरोध किया था। इस बार कांग्रेस समेत अन्य दलों को यह समझ आ गया कि इस विधेयक का विरोध करने का मतलब होगा कि महिलाओं की नाराजगी मोल लेना। महिला वोटरों की नाराजगी के भय ने ही इस विधेयक को की नैया पार की है। महिला आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की तरह ओबीसी को भी शामिल करने समेत अन्य अनेक मांगों पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा तो कि यदि कुछ अधूरा है तो कल उसे सुधार लेंगे, लेकिन यह तय नहीं है कि ऐसा कब होगा। और ओबीसी को महिला आरक्षण के दायरे से बाहर रखने का कारण यह है कि संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है। निस्संदेह ऐसा ही है, लेकिन क्या संविधान के प्रावधान पत्थर की लकीर हैं? ओबीसी को महिला आरक्षण के दायरे में लाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इस वर्ग की कई जातियां ऐसी हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति दलितों जैसी है। इसी कारण ओबीसी की अनेक जातियां खुद को अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा देने की मांग करती रहती। पिछले कुछ समय से झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के कुड़मी जाति के संगठन स्वयं को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। अब आप देखिए, पास तो हो गया लोकसभा राज्यसभा से, एक कानून भी बन जाएगा, लेकिन लागू कब होगा वो देखने लायक होगा। अब आप देखिए कि अगर लागू लेट हुआ तो फिर क्या मतलब कानून का रह जाता है। यदि ओबीसी को महिला आरक्षण के दायरे में ले आया जाता है तो अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम समाज की पिछड़ी जातियां यानी कि पसमानदा मुस्लिम महिलाओं को उसका लाभ स्वतः मिल जाएगा। और जब तक ओबीसी महिलाएं महिला आरक्षण के दायरे में नहीं आती हैं, तब तक विभिन्न दल इस वर्ग की महिलाओं को एक निश्चित प्रतिशत में चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। जो दल ऐसा करेंगे वह चुनावी लाभ हासिल करने में सफल रहेंगे। जब महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी तो उसका सकारात्मक असर के साथ उन लड़कियों युवतियों पर भी पड़ेगा जो राजनीति में आने की इच्छुक नहीं है, और उनके अंदर किसी अन्य क्षेत्र में कुछ कर दिखाने का जज्बा बढ़ेगा। भारत में अभी बहुत कम महिलाएं कामकाजी हैं। यदि भारत को सचमुच विकसित देश बनाना है तो कार्यस्थलों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। अब आप देखिए, कानून की क्या जरूरत थी? राजनीतिक पार्टियां ही करना शुरू कर देती, 33%, 50% टिकट अपनी महिलाओं को देने लगती, तो क्या रहता। एक समय था जब लड़कियों की शिक्षा को जरूरी नहीं समझा जाता था, फिर उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा। प्रारंभ में उनके लिए इंटर बीए तक की शिक्षा ही पर्याप्त मानी जाती थी। उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वह पढ़ लेकर नौकरी करेंगी। तब यह माना जाता था कि उनकी जिम्मेदारी को बस घर परिवार संभालने की है। इसी कारण करीब हर लड़की होम साइंस अवश्य पढ़ती थी, और या कहिए कि उसे यह विषय पढ़ाया लड़कियां मुख्यतः। आप देखते हैं कि फिर आप देखेंगे कि समय बदला और लड़कियां मुख्यतः शिक्षक बनने लगीं। फिर वे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, प्रशासनिक अफसर, विज्ञानी, उद्यमी, जज, पायलट, खिलाड़ी आदि बनने लगीं। और अब आप देखेंगे कि वे सब कुछ बन रही हैं। जहां भी उन्हें मौका मिल रहा है बहुत बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही हैं, पुरुषों से भी आगे निकल जा रही हैं। राजनीति में महिलाओं की बढ़ती दिलचस्पी के कारण ही सरकारों ने महिला केंद्रित योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं। अब महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक है, और यह जरूरी नहीं है कि वे उस दल की को ही वोट करें जिन्हें उनके घर के पुरुष सदस्य पसंद करते हैं। समय के साथ आप देखिए समाज कैसे बदलता है। इसका एक उदाहरण घूंघट का करीब करीब गायब हो जाना है। और एक समय था जब फिल्मी नायिकाओं की शादी हो जाती थी तो उनका करियर समाप्त मान लिया जाता था, लेकिन आज विवाहित नायिकाओं की गिनती टॉप हीरोइन में होती है। एक समय यह कल्पना करना कठिन था कि भारतीय समाज में लिव इन का चलन आ जाएगा। हालांकि इसके अपने दुष्परिणाम भी हैं, लेकिन महानगरों में लिव इन वाले जोड़े बढ़ रहे हैं। समाज की मानसिकता बदलने में राजनीति की एक बड़ी भूमिका होती है। कानून भी समाज की मानसिकता बदलने का काम करते हैं, और लेकिन ऐसा तब अच्छे से होता है जब सरकारें भी सक्रियता, सजगता दिखाती हैं। महिला हितैषी कानूनों के निर्माण के साथ समाज की मानसिकता बदलना भी आवश्यक होता है, और इस आवश्यकता की पूर्ति राजनीतिक दल प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। महिला आरक्षण लागू होने से राजनीति में बदलाव तेज होगा, लेकिन क्या समाज भी इसी गति से बदलेगा? यह प्रश्न इसलिए है क्योंकि निर्भया कांड के बाद दुष्कर्म संबंधी कानूनों को खूब कठोर किया गया, लेकिन दुष्कर्म छेड़छाड़ के मामले कम नहीं हो रहे हैं। इसका कारण है कि कुछ लोगों की महिलाओं के प्रति ओछी मानसिकता। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या का समाधान केवल कानूनों को कठोर करने से नहीं होगा। कुछ राज्यों ने बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड देने वाले कानून बनाए, लेकिन उनका अपेक्षित असर नहीं दिख रहा है। लड़कियों, महिलाओं के साथ होने वाले आप देखिए अपराध कैसे थमे, इसके लिए राजनीतिक दलों को सक्रिय होना होगा। उन्हें अपने कार्य व्यवहार से समाज को यह संदेश देना होगा कि महिलाओं को सम्मान और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है।
चलिए, अच्छा कॉलम है ये। आप देखिए, ये कॉलम लिखा जाता है स्वयं से संवाद, आचरण व्यवहार मानव जीवन के साथ लोक जीवन का भी प्रबल आधार है। यद्यपि इसके कई माध्यम है, किंतु सामान्य मन, वाणी और कर्म ही व्यवहार के माध्यम बनते हैं। चलिए, पढ़ लिया करिएगा। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहकर विश्व की बड़ी शक्तियों को आईना दिखाने का काम किया है कि वह जमाना था जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे और यह अपेक्षा करते थे कि अन्य देश, सभी देश इसका अनुसरण करें। यह अच्छा हुआ कि उन्होंने यह कहकर कनाडा और अमेरिका को भी यह जरूरी संदेश देने का काम किया है कि राजनीतिक सुविधा से आतंकवाद पर कार्रवाई स्वीकार नहीं है। और ज्ञात हो कि कहा, जहां कनाडा खालिस्तानी आतंकियों को संरक्षण देने में लगा है, वहीं अमेरिका भी खालिस्तानी समर्थक चरमपंथियों के प्रति नरमी बरत रहा है। भले ही कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर अमेरिका भारत को नसीहत देने में लगा हो, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री के कथन से यह साफ है कि भारत कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों का कोई महत्व नहीं देने वाला है और इन आरोपों का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ यह साफ हो रहा है कि जस्टिन ने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का झूठा आरोप लगाया है। भारतीय विदेश मंत्री ने जिस तरह यह कहा कि अब कुछ देशों का एजेंडा नहीं चलने वाला है, उसका अर्थ यही है कि कोई भी देश कम से कम भारत से यह अपेक्षा ना रखें कि वह उसके एजेंडे के हिसाब से चलेगा। हाल के आप देखते हैं कि समय में भारत ने अपने इस दृष्टिकोण का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार परिचय भी दिया। यूक्रेन युद्ध के चलते जब यूरोपीय देश यह चाह रहे थे कि भारत उनकी भाषा बोले, तो भारतीय विदेश मंत्री ने दो टूक में कहा था कि यूरोप इस सोच का परित्याग करे कि उसकी समस्या तो विश्व की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। यूक्रेन के मामले में भारत ने अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने से इनकार किया और उसकी इस प्रस्ताव को भी ठुकराया कि वह नाटो प्लस का हिस्सा बन जाए। भारत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अड़िग रहना चाहता है। और इसी के साथ यह भी तथ्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से साफ तौर पर कहा था कि यह युद्ध का नहीं है। भारत जिस भाषा का उपयोग अमेरिका या यूरोप के संदर्भ में कर रहा है, उसी का इस्तेमाल चीन को लेकर भी कर रहा है। भारत ने चीन को यह संदेश देने में कोई कसर नहीं उठा रखी है कि जब तक सीमा पर पहले जैसी स्थिति बहाल नहीं हो जाती, तब तक उसे संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति को भाव नहीं दिया था। वास्तव में इसी कारण चीन ने नया नक्शा जारी करके अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताकर अपनी खींच निकाली थी। ब्रिक्स भी एक संगठन है, इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। इससे भी कई बार आप देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछ लेता है। ब्रिक्स, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और आप देखते हैं कि रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका इसके सदस्य हैं। अधर में भारतीय शिक्षकों की भर्तियों के सिलसिले में उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का निर्णय महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसमें मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि वहां भी नियुक्तियों में कोई गड़बड़ी ना हो। और वैसे आप देख रहे हैं कि जिस भी राज्य में, किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए, जैसे तैसे पेपर होता है, बाद में मालूम चलता है उसमें धांधली हो गई, प्रक्रिया में धांधली हो रही है। सतत पर्यटन की दरकार, ये आप देखिए, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन और हरित निवेश थीम पर 2 दिवसीय अधिवेशन प्रारंभ हो रहा है। इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में हरित निवेश तथा पर्यटन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन जहां तनाव दूर करने, स्वास्थ्य लाभ और जिज्ञासा मिटाने, मनोरंजन करने और उत्पादकता में वृद्धि में सहायक है, वहीं दूसरी ओर आप देखिए बड़े पैमाने पर प्रदूषण, शोर, अपशिष्ट में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का कारण भी बन चुके हैं। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार पर्यटन दुनिया में सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता उद्योग है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में तकरीबन 10% की हिस्सेदारी रखने वाला पर्यटन उद्योग किसी देश की सामाजिक आर्थिक समृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण चालक के रूप में कार्य करता है। हालांकि पर्यटन केंद्रों पर अत्यधिक आर्थिक हस्तक्षेप, पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि और पर्यटकों में नागरिक बोध, सिविक सेंस के अभाव के कारण उस क्षेत्र के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यटन क्षेत्रों का आधुनिक तरीके से कायाकल्प पर्यावरण संकट में वृद्धि करता है और आधारभूत संरचना का विकास और पर्यटन की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए किए जाने वाले प्रयासों से पर्यटन क्षेत्रों की परिस्थितियों में अप्रिय बदलाव आता है। पर्यटन का नकारात्मक प्रभाव यह है कि इससे आप देखते हैं कि पर्यटन क्षेत्र के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा, जल, पूर्ति, भूमि पर दबाव बढ़ता है
और इससे कई पर्यटन क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव, प्रदूषण में वृद्धि, प्राकृतिक आवास की हानि, लुप्तप्राय प्रजातियों पर दबाव में वृद्धि और जैव विविधता पर आप देखते हैं कि संकट देखने को मिलता है। पर्यटन में वृद्धि का दूसरा पहलू यह है कि इससे पर्यटन क्षेत्रों में वायु, जल, ध्वनि, प्रकाश और भूमि प्रदूषण में वृद्धि होती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण अनुसंधान के अनुसार 2050 तक पर्यटन क्षेत्र में ऊर्जा की खपत में 154 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 131, जल उपयोग में 152 और आप देखिए ठोस अपशिष्ट निपटान में 251% की वृद्धि हो सकती है। पर्यटन जलवायु परिवर्तन में योगदान करता है और पर्यटन में अग्रणी रहे राष्ट्र नकारात्मक परिस्थितियों की प्रतिचिन्ह का सामना कर रहे हैं। पर्यटन में वृद्धि पर्यावरण क्षरण का कारण बन रही है। समस्या यह है कि पर्यटन को केवल आर्थिक लाभ की दृष्टि से देखा जाता है और उसके पर्यावरण पहलू को नजरअंदाज किया जाता है। आम जरूरत सतत पर्यटन की है और एक जिम्मेदार पर्यटन के रूप में हम सतत यात्रा को बढ़ावा दे सकते हैं। यह कार्बन पदचिह्न को कम कर प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में मददगार हो सकता है। और ये छोटे छोटे कॉलम यहाँ भी रहते हैं, ये भी देख लिया करिएगा। बढ़ रही बेसहारा पशुओं की समस्या। पशुओं को बेसहारा और आवाज छोड़ना उनके प्रति समाज में बढ़ती क्रूरता की निशानी है। जानवरों की मानवीय बस्तियों में मौजूदगी बढ़ने की एक वजह उनकी सिकुड़ता आवासीय परितंत्र है। चारागाह से लेकर वन परिक्षेत्र विकास के नाम पर मानवीय गतिविधियों की भेंट चढ़ रहे हैं। इस कारण पशुओं की समस्या इंसानी संघर्ष का रूप ले रही। इस समस्या को मानवीय और पशु अधिकार दोनों ही नजरिए से हल करने की जरूरत है। गौशालाओं को बनाया जाए आत्मनिर्भर। और आप लोग खुद देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि आजकल कहते हैं कि शेर जंगल से आप देखिए गांव में घुसा है। अरे नहीं, गांव आप देखते हैं कि गांव उनके आवास में पहुंच चुके हैं, हम लोग उनके आवास में पहुंच चुके हैं। तो ये भी आप देखेंगे, तो पढ़ लिया करिएगा। ये भी आप देखें, WHO के मुताबिक रेबीज से 36% मौतें भारत में होती हैं। इनमें से अधिकांश पीड़ित बच्चे होते हैं। और 2019 के पशु गणना के मुताबिक देश में अकेले आवारा कुत्तों की संख्या 6 करोड़ से अधिक है। लीजिए, एक राज्य की जनसंख्या लगभग हो गई आपकी। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, नेताजी का जज्बा खरी खरी तंज कसा जाता है। स्वच्छता की दिशा में उठे प्रभावी कदम देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर की लचर सफाई व्यवस्था चिंताजनक है। कौशल श्रम का सम्मान। PM विश्वकर्मा योजना हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के जीवन में सामर्थ्य और समृद्धि को बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। ये कहा जा रहा है। रोबोटिक्स के लिए आएगी राष्ट्रीय नीति। रोबोट बनाने से लेकर रोबोटिक्स अपनाने तक के लिए वित्तीय सहायता देगी सरकार। 6.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है वैश्विक स्तर पर प्रोफेशनल सर्विस रोबोट का कारोबार। 1.2 लाख यूनिट प्रोफेशनल सर्विस रोबोट की बिक्री हुई वर्ष 2021 में। और रोबोट से पूरी होगी कुशल श्रमिकों की कमी। PACL मामलों में सेबी के निदेशक को दस्तावेज जमा करने को कहा है। और आप देखिए, सेबी की अगर हम लोग बात करें तो सेबी के बारे में जरूर याद रखिएगा। किसके बारे में? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विवाद में से विश्वास में MSME के 256 करोड़ रुपए के दावे मंजूर। केंद्र सरकार ने 10,000 से अधिक दावों को स्वीकारा। 116 करोड़ की अधिक राहत पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी। और MRUCI के नए बोर्ड का गठन। मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया के नए बोर्ड की बात हो रही है। चलिए, GST परिषद की बैठक 7 अक्टूबर को होगी। 2017 में GST लागू हुआ था। निर्यात उत्पादों पर कर छूट योजना की अवधि बढ़ी और ग्राहकों से दुकानदारों को भुगतान में UPI का इस्तेमाल बढ़ा। स्टार्टअप में निवेश के मूल्यांकन के लिए एंजल टैक्स नियम अधिसूचित। सरकार बाजार से उधार लेगी 6.5 लाख करोड़ रुपए। आयातित कोयले से टाला बिजली संकट। 20 लाख टन घरेलू कोयले की आपूर्ति हुई प्रतिदिन। सितंबर में ताप बिजली घरों का 70% हिस्सा है कोयला आधारित ताप संयंत्रों का कुल बिजली उत्पादन में। देखिए, डीमेट खाता धारकों के लिए नामिनी जोड़ने की समय सीमा बढ़ी, आप देखते हैं। डिजीज एक्स से जा सकती है 5 करोड़ जाने। डिजीज एक्स विश्व में बहुत तेजी से फैलकर करीब 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। इसे एक्स नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य विशेषज्ञ कैट विधम ने कहा है कि आप देखिए, एक्स एक और महामारी का कारण बन सकता है। ये महामारी कोविड-19 से भी घातक हो सकती है। कैट बेगम मई दिसंबर 2020 तक UK की वैक्सीन टास्क फोर्स की प्रमुख रही हैं।
और इन्होंने एक साक्षात्कार में कहा है कि नया वायरस 19 से 20 के दौरान आए स्पेनिश फ्लू जितना खतरनाक हो सकता है और बड़ी संख्या में आप देखिए मौत का कारण बन सकता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार डिजीज एक्स नया एजेंट हो सकता है और वायरस बैक्टीरिया या फिर फंगस के तौर पर फैल सकता है जिसका कोई इलाज उपलब्ध ना हो। डब्ल्यूएचओ ने मई में अपनी वेबसाइट पर एक्स का उल्लेख भी किया था। तो आप देखेंगे ये 5 करोड़ लोगों की जान गई थी स्पेनिश फ्लू की वजह से 1919-20 के दौरान। 10 लाख से अधिक ऐसे खतरनाक वायरस हो सकते हैं पूरे विश्व में जिनकी खोजा नहीं जा सकता है अभी तक। और 25 वायरस परिवारों की पहचान की गई विज्ञानियों ने। 67% मृत्यु दर रही इबोला वायरस की। और देखिए इस तरह की महामारी भी बढ़ रही हैं। कोर्ट ने सुपरटेक के चेयरमैन के विरुद्ध आरोप पत्र लिया संज्ञान। इसमें जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार 102 करोड़ रुपए का ठेका लेने वाली पटना की कंपनी ब्लैक लिस्टेड में है। देख लीजिए गजब। अब आप देखिए सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर जयशंकर ने गुटरेस से की चर्चा। देखिए अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और ये आप देखिए संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और उस पर आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक तरह से जिम्मा है। और इसमें 15 सदस्य देखने को मिलते हैं। 5 तो स्थायी हैं जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका है और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इनके 5 स्थायी सदस्यों के पास विशेष अधिकार है। अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए वरना आप देखते वो पास नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो वही सब बात हो रही है, इसमें सुधार करने की बात हो रही है लगातार। सीपीईसी के तहत पाकिस्तान में ऊर्जा, जल और क्षेत्र में विस्तार से चीन ने किया इनकार। ये आप देखिए पाकिस्तान बुरी हाल में भी जा रहा है। भारत चीन में मैत्रीपूर्ण सह अस्तित्व का रास्ता खोजने की क्षमता है, चीन माजिया कह रही है। चीनी खतरे के बीच ताइवान ने सुरक्षा साझेदारी बढ़ाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया। ये ताइवान अगर आप लोग देखें तो यहाँ ताइवान ताइपेस की राजधानी है। चाइना इसे अपना हिस्सा बताते रहता है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना। ये दक्षिण चीन सागर में भी विवाद चलता रहता है। रूस ने ओडिशा में अनाज भंडारण केंद्रों को फिर बनाया निशाना। ये आप देखते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच, यूक्रेन ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, लंबे समय से युद्ध चल रहा है। न्यू जर्सी में छोटे रोविंसविले टाउनशिप में आप देखिए स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को होगा। देख लीजिए ये आप लोग देख रहे हैं। बाइडन ने अमेरिका को चीन पर अधिक निर्भर बना दिया, निक्की कह रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने ट्रेंड परेड में दिखाई ताकत। कनाडा की संसद में नाजी सैनिकों के अभिनंदन पर ट्रूडो ने जताया खेद। श्रीलंका ने भारत में बड़ा अवसर देखा, सावरी कह रहे हैं। ये अमेरिकी भारतवंशी सीमा सिंह लड़ेंगी सीनेट का चुनाव। भारत के लोग आप देखिए दुनिया भर में फैले हुए हैं। एक खेल का क्षेत्र है, एशियन गेम खेल खत्म हो जाने दीजिए फिर हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे इसमें, ठीक है? तो आपको परेशान नहीं होना है, बाकी पढ़ते रहिए आपको पढ़ना है तो। भारत की विश्व जू बैडमिंटन चैंपियनशिप में विजयी शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया का सफाया करना चाहेगी टीम भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे आज हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। अब अक्टूबर 2024 में फिर होगी मोटो जीपी भारत में। आप देखते हैं अभी हाल ही में हुई ना ग्रेटर नोएडा में। दिल को रखें स्वस्थ और दिल का काम केवल धड़कना है, इसे बेवकूफ़ियों में मत बोला करिएगा हमारे दिल लग गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखा करिएगा आप लोग। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। तो आप देखिए पहली बार ट्रेन खींचने के लिए किया गया भाप इंजन का इस्तेमाल। 1825 में आज ही दिन इंग्लैंड में लोकोमोशन नंबर 1 यात्रियों को ले जाने वाली दुनिया का पहला स्टीम लोकोमोटिव बनाया था। इसका निर्माण जॉर्ज स्टीफंस ने किया था। स्टॉकटन डार्लिंगटन रेलवे लाइन पर इस इंजन को 34 डिब्बों में सवार 450 यात्रियों को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खींचा गया था। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई बने मेहर सेन। 1958 में आज ही के दिन भारतीय तैराक मेहर सेन ने इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई बने थे। चैनल पार करने में उन्हें 14 घंटे आप देखिए 45 मिनट का समय लगा था। उनके नाम एक एशियाई और दर्ज है, रिकॉर्ड और दर्ज है। आप देखते हैं कि 1966 में मेहर एक वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति बने थे। लक्ष्मीपति बालाजी के नाम से आईपीएल और में पहली हैट्रिक का रिकॉर्ड।
पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मीपति बालाजी का जन्म 1981 में आज ही चेन्नई में हुआ था। 2001 में राज्य स्तर पर आप देखिए क्रिकेट खेलना शुरू किया। सन 2002 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली बार भारत के लिए खेलने का मौका मिला। 2003 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध टेस्ट डेब्यू किया और आप देखिए वर्ष 2004 में भारत पाक टेस्ट सीरीज के अंतिम मैच में 7 विकेट लेकर पाक में भारत को पहले सीरीज जीत दिलाई। 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ आईपीएल की पहली हैट्रिक का रिकॉर्ड अपने नाम पर किया था। नहीं, आप देखिए वहीदा रहमान की बात हो रही है क्योंकि उन्हें जो मिला हुआ है पुरस्कार। अवसाद व चिंता एमएस के खतरे का हो सकता है संकेत। चट्टानों पर मिली प्राचीन कलाकृतियां। ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी क्षेत्र में राजधानी डार्विन से लगभग 280 किलोमीटर दूर स्थित विश्व धरोहर स्थल काकडू नेशनल पार्क में उबिर चट्टानों पर प्राचीन काल की कलाकृतियां मिली हैं। प्राकृतिक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध नेशनल पार्क 20,000 वर्ग किलोमीटर में आप देखते हैं क्षेत्र फैला हुआ है। 1964 में पहली बार इसे आदिवासी रिजर्व के रूप में, 1972 में वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पर संरक्षित किया गया था। फेफड़ों की पल पल की रिपोर्ट बताएगा उपकरण। आईआईटी कानपुर के साथ 2 अन्य संस्थानों के विज्ञानियों ने किया शोध। फेफड़ों की निगरानी करने वाली उपकरण को भारतीय पेटेंट भी मिला। फिल्म देखकर कुत्तों ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये वाशिंगटन अमेरिका की बात। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं तो ये भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। और इस तरह से देखेंगे आप लोग कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं।